नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा की। राष्ट्रीय आय की अवधारणा हमने पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा और अर्थ के बारे में पढ़ा था और उसकी विशेषताओं को डिस्कस कर लिया था। अब इसकी अवधारणाओं को डिस्कस कर रहे हैं कि आपने कई बार सुना होगा कि जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी घट गई, जीडीपी इतनी हो गई, जीडीपी दर ये है। तो ये सारी चीज़ें आप जो जीडीपी बार बार सुनते हैं, जीडीपी दर ये है, जीडीपी दर वो है, तो आखिर आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि ये जीडीपी दर होती क्या है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, कैसे क्या होता है। तो उसी जीडीपी जो जीडीपी है वो जीडीपी कहाँ से आ रही है? राष्ट्रीय आय से ही जीडीपी आ रही है। तो जीडीपी राष्ट्रीय आय से ही आ रही है। तो सबसे पहले एक बार जीडीपी को ही देख लेते हैं कि जीडीपी होती क्या है। तो जीडीपी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार या मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। मौद्रिक मूल्य का जो टोटल है उस टोटल को क्या कहेंगे आप? जीडीपी। अब देखिए, सेवाओं के बाजार मूल्य या मौद्रिक मूल्य, बाजार में जो उसका एमपी मार्केट प्राइस जो है, जितनी भी एक साल के अंदर वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई है देश के भीतर, उनका जो भी मूल्य है उस मूल्य है उसका बाजार में, और वो मूल्य क्या होता है? मनी में, और मनी में जो मूल्य है उसी को कहते हैं मौद्रिक मूल्य। यानी बाजार मूल्य और मौद्रिक मूल्य दोनों क्या है? एक ही है। तो उसका जो टोटल हो गया, यानी कि देश के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उस प्रोडक्शन का जो टोटल हो गया वो टोटल क्या हो गया? आपका जीडीपी हो गया। नीचे बताया है जीडीपी और ऊपर बता ही दिया कि यहाँ पे आप एक बार अगर आप टेक्निकली देख रहे हैं कि जीडीपी कैसे मतलब होता क्या है और किस पे काउंट होता है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है बाजार मूल्य। क्या लिखा हुआ है? बाजार मूल्य। तो जीडीपी हमेशा किस पे रहेगा? जीडीपी ऑलवेज ऑन मार्केट प्राइस। तो जीडीपी हो गया। अब जीडीपी, अब नीचे कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं आपको। जीडीपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, उसके विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ये क्या होता है? जीडीपी, जो किसके इक्वल्स है? जीएनपी माइनस विदेशों से प्राप्त आय। तो इसका मतलब विदेशों से प्राप्त मतलब ये जीडीपी है, और जीएनपी जो होगा तो जीएनपी में विदेशों से आय जुड़ जाती है। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें दी जाती है तो आप यहाँ कन्फ्यूज होते रहते हैं, जीडीपी कौन सा है, जीएनपी कौन सा है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले आप एक बार ये दिमाग में फिक्स कर लो कि जीडीपी आखिर है क्या। तो जीडीपी देश के अंदर जितनी एक साल के ड्यूरेशन में, एक साल के टाइम पीरियड में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं देश के अंदर बनी हैं उनका जो मूल्य है उस मूल्य को आप क्या कहेंगे? जीडीपी। और वो मूल्य कौन सा होगा? बाजार मूल्य। कौन सा मूल्य होगा? बाजार मूल्य। तो वो बाजार मूल्य जो हो गया तो उसको कहेंगे आप जीडीपी। अब आपने जब भी पढ़ा होगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट, तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो अब देखिए इसी को डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि ये सब है क्या। आपने इस तरह से पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा, हमेशा पढ़ा होगा कि जब भी पढ़ा है आपने तो उसमें देखा होगा वहाँ लिखा होता है जीडीपी, मतलब वहाँ जो लिखा हुआ है, एक 1 मिनट, वहाँ लिखा होता है जीडीपी। अब यहाँ पे छोटा सा एमपी लिखा होता है, एमपी। अब यहाँ छोटा सा एमपी जो लिखा है वो होता है मार्केट प्राइस। और जैसे यहाँ पी इतना बड़ा हो गया और उसके बाजू में छोटा सा यहाँ एमपी लिखा हुआ है, तो वो मार्केट प्राइस यानी बाजार मूल्य। तो इस तरह से जो लिखा होता है, और कहीं लिखा होता है जीडीपी एट एफसी, हालांकि जीडीपी एट एफसी नहीं होता है, लेकिन आपको जब राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताई थी तो उसमें हमने कहा था कि एनएनपी एट एफसी जो है वो राष्ट्रीय आय है। तो ये एफसी जो है वो सब क्या है? मतलब कभी जीडीपी, कभी एनडीपी, तो ये सारी चीज़ क्या है और ये किस तरह से क्या कैलकुलेशन होता है। तो देखिए जीडीपी, यहाँ देखिए आप जीडीपी। अब इस जीडीपी में कितने शब्द हैं? 3। पहला शब्द ग्रॉस, दूसरा जो पहला जी है उसका मतलब क्या होता है? ग्रॉस। दूसरा जो शब्द है वो क्या है? डी यानी डोमेस्टिक। और तीसरा जो आपके पास पी है उसका मतलब होता है प्रोडक्ट। और उसके बाद
जीडीपी एट एमपी और जीडीपी एट एफसी, दो अलग अलग शब्द लिखा है। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य। अब देखिए ये सब क्या है, किस तरह से क्या होता है। अब देखिए आपके पास दे रखा है, आपको मिल रखा है जीडीपी, जो आपको दे दिया, क्या दे दिया, जीडीपी। अब आपको कहे कि इसको एनडीपी में ट्रांसफ़र कर दो, तो क्या एनडीपी में आप कहेंगे ये ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो यहाँ देखिए जी जो है उसमें से आप डी को घटा देंगे, एक मिनट इसको क्लियर कर दूँ। जी में से आप डी को घटा दें, मतलब पहला जो है ग्रॉस, उसमें से डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास को कम कर दे। जो भी मूल्यह्रास हुआ है मशीनरी पे या मनी का जो भी मूल्यह्रास हुआ है, मनी की वैल्यू कम होती जाती है, तो उस डेप्रिसिएशन को घटा दे, तो ये जी जो है वो नेट बन जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है कि जीडीपी को ट्रांसफ़र करना किस में, मतलब एनडीपी में। तो पहला जो जी है वो कब ट्रांसफ़र, एन में ट्रांसफ़र होगा, जब डेप्रिसिएशन उसमें से घट जाएगा। तो पहला जो यहाँ पे आपको दे रखा है ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट, जो फर्स्ट के लिए है। दूसरा जो डी है, जो डी रिप्रेजेंट किसको करता है, डोमेस्टिक को, किसको, डोमेस्टिक को। अब जो डोमेस्टिक है यानी कि घरेलू, क्या, डोमेस्टिक यानी घरेलू। अब जीडीपी का पूरा अर्थ होता है हिंदी में ग्रॉस, जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पादन। अब जो घरेलू है उस घरेलू को आप किस में, राष्ट्रीय में कन्वर्ट करोगे। तो राष्ट्रीय में कन्वर्ट करोगे तो वो नेशनल क्या हो जाएगा, जो डोमेस्टिक तो क्या है, जो इनकम हमें देश की सीमाओं के भीतर हुई है, लेकिन नेशनल इनकम क्या होगी, जो सीमाओं के भीतर के साथ साथ बाहर से भी आई या गई है। तो इसी वजह से डोमेस्टिक को आप नेशनल में कन्वर्ट करते हैं तो x माइनस एम, या x का मतलब क्या है, x मतलब इम्पोर्ट, x मतलब इम्पोर्ट, और जो m है, m का मतलब हो गया, नहीं, x मतलब एक्सपोर्ट और m मतलब इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से आपने ये जो x है, x का मतलब एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में से आपने इम्पोर्ट को माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेशनल। यानी कि विदेशों से प्राप्त जो भी आय है उस आय का बैलेंस जो होगा, यानी कि आपने जो विदेश भेजी है, आपने जो भी विदेश भेजी है उसको, उसमें से वो आय विदेशों से जितनी भी प्राप्त हुई है उसमें से घटा दो, या मतलब विदेशों से प्राप्त आय में से विदेशों को भेजी गई आय को हम घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन ट्रांजैक्शन का बैलेंस आ जाएगा। और जो फॉरेन ट्रांजैक्शन का बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम डोमेस्टिक में से घटा देंगे, तो हमारे पास इनकम आ जाएगी नेशनल। उसके बाद मार्केट प्राइस, उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि कंपनी टैक्स वगैरह उसको घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। या फिर हम यूँ कहें कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है उस इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी को घटा दे तो उसके बाद जो बैलेंस रहेगा उस बैलेंस को अगर हम मार्केट प्राइस में से घटा दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको नेट दे रखा है, जीडीपी की जगह आपको एनडीपी दे रखा है, एनडीपी दे रखा है, तो एनडीपी को आपको कन्वर्ट किस में करना है, जीडीपी में। तो नेट में अगर अपन डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। और वैसे ही अगर आपको नेशनल दे रखा है और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना है तो x माइनस एम यानी फॉरेन बैलेंस का जितना भी फॉरेक्स का जो भी बैलेंस है उस बैलेंस को हम नेशनल में ऐड करेंगे तो किस में चल जाएंगे, डोमेस्टिक में। और उसके बाद क्या माइनस करेंगे तो हम डोमेस्टिक में चले जाएंगे, उसको घटा देंगे। लेकिन इंडिया का तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, इसलिए उसको जोड़ देते हैं। एमपी की बजाय आपको एफसी दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स जोड़ दें तो हम किस में पहुंच जाएंगे, मार्केट प्राइस में। अब आप इसको यूं समझ लीजिए कि आपने कभी घी का डिब्बा खरीदा होगा, वापस एक बार क्लियर कर दूं, आपने कभी घी का डब्बा खरीदा होगा तो घी का डिब्बा जो आपने खरीदा है या तेल का डिब्बा, उसके ऊपर लिखा होता है ग्रॉस वेट और नेट वेट, दो अलग अलग वेट लिखे होते हैं। ग्रॉस वेट का मतलब ये हुआ डिब्बे समेत टोटल वेट क्या है, और नेट वेट का मतलब ये होता है कि डिब्बे को निकाल दे तो उसके अंदर जो वस्तु है वो वस्तु कितनी है, नेट का मतलब शुद्ध। उसके बाद डोमेस्टिक,
अगर डोमेस्टिक जो भी आय है उसमें से फॉरेन से कुछ आया है उसको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, नेशनल बन जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एमपी यानी वस्तु की मार्केट प्राइस जो है वो फैक्ट्री में उसकी जो कॉस्ट है, लागत है, उस लागत से अधिक होगी। उसका रीज़न ये है कि जो भी फैक्ट्री कॉस्ट है उसमें सरकार क्या कर देती है, टैक्स ऐड कर देती है। फैक्ट्री में जितना कॉस्ट लगा उसके ऊपर सरकार ने अपना टैक्स लगाया और उसके बाद उसका बाजार मूल्य बना। तो इस वजह से एफसी जो है, एफसी में अगर अपन टैक्सेस को, फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट प्राइस मिलेगा। तो ये चीज़, इस टेबल को आप ध्यान से याद कर लें, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। विशेष सूचना, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। व्हाट्सएप या फिर आपके पास जो भी सोर्सेस है उन सोर्सेस के थ्रू अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए, जल्दी भेज दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम रेगुलर आते रहे। हम वैसे रेगुलर ही आ रहे हैं और भी रेगुलर आते रहे। अब ये सारा का सारा आपने इंग्लिश में देखा, तो देखिए एक बार वापस हिंदी में रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि होता क्या है। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जीडीपी की परिभाषा दी है। जीडीपी किसको कहते हैं, किसी भी राष्ट्र की सीमा के अंतर्गत, यानी देश की सीमा के अंतर्गत एक आर्थिक वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्र का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहा जाता है। राष्ट्र का तो वो चीज़ जो एक साल के अंदर की गई है, तो उनका जो भी मूल्य है उस मूल्य को क्या कहते हैं हम, जीडीपी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीडीपी में सभी वस्तुएं और सेवाओं के अंतिम रूप को ही लिया जाता है, मध्यवर्ती को नहीं। अंतिम रूप ही सम्मिलित होगा, मध्यवर्ती चीज़ें हैं जो शामिल नहीं होगी, जो वीडियो में भी आगे बताई गई है। और हमने भी पहले क्लास दी थी जिसमें आपको कहा था कि मध्यवर्ती वस्तुएं, यानी कोई चीज़ बनाने के लिए हम किसी दूसरे से कोई बीज कच्चा माल खरीदते हैं तो उस कच्चे माल का मूल्य उसमें शामिल नहीं होगा। हम सिर्फ शामिल क्या करेंगे, जैसे आपने 50 रुपये का सूत खरीदा और सूत से आपने 200 रुपये की शर्ट बना दी, तो 200 रुपये काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं किसान ने जो 50 रुपये सूत से कमाए वो शामिल नहीं होंगे, वो शामिल करेंगे। तो फिर अगर किसान अपना 50 देखता है तो व्यापारी ने वैल्यू एडिशन कितना किया है, 150, तो फिर 150 उसमें ऐड होगा। तो कुल मिला के जो आय है वो 200 की हो रही है, ना कि 250 की। तो इसी वजह से कह रहा है कि मध्यवर्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। लास्ट प्रोडक्ट जो उपभोक्ता ने कितना मूल्य दिया है उस मूल्य को शामिल किया जाएगा। अगर आपने किसी उत्पादक को बेचा है तो उत्पादक को जो बेचा है वो शामिल नहीं होगा। उत्पादक या बीच में जो बिचौली होते हैं, बेचने वाले ट्रेडर, उन ट्रेडर को बेचा है तो वो ट्रेडर का नहीं देखा जाएगा। कब मूल्य देखा जाएगा, ट्रेडर जब उपभोक्ता को जिस मूल्य पे बेचेगा उस मूल्य पे लिया जाएगा। तो ये जीडीपी हो गया। अब जीडीपी तो देश में जितना भी सामान बना है उसका मूल्य। अब उसके बाद एनडीपी। तो एनडीपी जो क्या रहा है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, या एनडीपी को समझने के लिए हमें मूल्यह्रास को समझना पड़ेगा। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, जो हमें पहले ही आपको बताया था कि जी में से अगर हम, जो जी है उस जी में से अगर हम डी को घटा दे, यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को घटा दे, तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटेगा तो हमारे पास नेट आ जाएगा। तो यही लिखा हुआ है एनडीपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस डी, यानी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को घटाया तो ये आ गया। मूल्यह्रास क्या होता है, वर्ष के ड्यूरेशन में जो भी एक साल है उस साल में अवधि में निवेश खर्च का वह हिस्सा जो खराब उपकरणों को बदलने के लिए व्यय किया जाता है, क्योंकि उत्पादन के स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा कि मशीन वगैरह उस पर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, तो उस डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। यदि इसी डेप्रिसिएशन को जीडीपी से हटा दिया जाए तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिल जाएगा, यानी जी ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, एन में। तो ग्रॉस सकल ट्रांसफर हो जाएगा नेट में। बाकी वही घरेलू उत्पाद ही रहा, शब्द वही, बाकी वही चीज़ रही। उसके बाद अगला एनडीपी हो गया। उसके बाद जीएनपी। अब यहाँ पे जीडीपी वाला जी तो है लेकिन डी की जगह क्या हो रहा है, एन आ गया। डोमेस्टिक किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, नेशनल में। घरेलू की जगह क्या आ गया, राष्ट्रीय। तो यहाँ देखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद,
तो एन हमें आपको कहा था कि डोमेस्टिक क्या होता है, देश की सीमाओं के भीतर, और राष्ट्रीय क्या होता है, देश की सीमाओं के भीतर भीतर के साथ की साथ बाहर से कुछ आया है उसको अगर हम डोमेस्टिक में ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, राष्ट्रीय बन जाता है। तो एक बार इसकी परिभाषा देखें, केवल भारतीयों द्वारा देश अथवा विदेश में, देश के साथ साथ यहाँ क्या आ गया, विदेश, यही यहाँ पे अलग से है कि देश के अंदर जो है तो वो ग्रॉस है, और देश से बाहर चला गया है तो देश के बाहर जाने पर वो क्या हो गया है, विदेश आ गया शब्द। तो देश के बाहर चला गया है जो कुछ भी, यहाँ देखिए विदेश आ गया है तो देश के बाहर चला गया तो वो क्या बन गया, राष्ट्रीय। एक वर्ष में किए गए कुल उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीएनपी कहते हैं। यहाँ ध्यान दें कि जीडीपी का आकलन करते समय राष्ट्र की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित समस्त वस्तुओं को जोड़ दिया गया था, परंतु वस्तुओं में से कुछ का उत्पादन विदेशियों द्वारा किया गया होगा जो कि भारत में निवास कर रहे हैं। अतः जीएनपी को जीडीपी में से विदेश में रह रहे भारतीयों द्वारा उत्पादित मूल्य एक्स को जोड़कर तथा भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य, जो भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा उत्पादित मूल्य, भारत से जो पैसे विदेशी क्या कर देंगे, ले जाएंगे। तो यहाँ से जो ट्रांजैक्शन जा रहा है तो एक्स मतलब एक्सपोर्ट में से जो भी इंपोर्ट हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया, ये लास्ट में जो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे देखिए आप, ये एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया तो उसका जो भी बैलेंस आया, वो जो बैलेंस है उस बैलेंस को अगर हम जीडीपी में प्लस कर दें तो हमारे पास जो डोमेस्टिक है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, नेट में। अब नेक्स्ट देखिए, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए यदि जीएनपी में से मूल्यह्रास को हटा दिया जाए, किस में से, जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी प्राप्त होगा। यहाँ पे अब किसको ट्रांसफर कर रहा है, मूल्यह्रास को हटा दिया जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होगा। यानी हमने पहले जो काउंट किया था वो क्या किया था, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है उस, अब हम पहले जी को किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, एन में, तो ग्रॉस को नेट में ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ग्रॉस को नेट में ट्रांसफर करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन घटाना होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है कि ग्रॉस को नेट, यहाँ देखिए ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में यही चीज़ बता रहा है कि ग्रॉस को नेट में ट्रांसफ़र करने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो हमने एनएनपी या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ज्ञात कर लिया है, परंतु राष्ट्रीय आय एनएनपी एफसी को कहा जाता है। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, जो फैक्टर कॉस्ट है, लागत है, तथा एनएनपी एफसी को समझने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में जानना होगा। ये जो पहले आपको बताया था कि जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम टैक्सेस जोड़ देते तो हमारे पास क्या आ जाता है, एमपी, या फिर आप यूँ कहें कि एफसी जो है, एफसी में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी प्लस कर दें और सब्सिडी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, एमपी आ जाता है। तो अब ये जो यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट बता रहा है, किसी भी वस्तु के उत्पादन में बनने की मूल राशि लगी होती है उस वस्तु की साधन लागत कहलाती है। उदाहरण के लिए यदि कोई खिलौना बाजार में 10 रुपये का बेचा जाता है जिसमें 2 रुपये का कर लगा हुआ है तो उस खिलौने की साधन लागत 8 मानी जाएगी, और वही जो 10 रुपये है वो क्या है, बाजार मूल्य। तो उपभोक्ता जिस मूल्य पर बाजार में किसी वस्तु को खरीदता है उस मूल्य को क्या कहते हैं आप, बाजार मूल्य कहते हैं। या इसे इस तरह समझा जा सकता है, यदि साधन लागत में करों को जोड़ दिया जाए तो बाजार मूल्य निकल आता है। तो बाजार मूल्य हमेशा ऊंचा होता है, लेकिन कहीं कहीं बाजार मूल्य नीचा होता है। जैसे कि उर्वरक यानी खादें, जो खादों को क्या करती है, किसान को जो खाद यूज करता है वो खाद का बाजार मूल्य ऊंचा होता है, लेकिन सरकार किसान को सब्सिडी देने के लिए नीचे दामों पर बेचती है। तो इस वजह से एफसी में से सब्सिडी माइनस हो जाता है, इस वजह से उसका एमटी जो है वो हमेशा नीचा रहता है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड, अब जीवीए का सिस्टम आ गया है। तो जीवीए क्या है, किसी देश के जीवीए
उस देश की घरेलू भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का समग्र मूल्यों के योग को इनपुट कॉस्ट या मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए के सामान और सर्विसेज का उत्पादन होता है। जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इससे ये पता किया जा सकता है कौन से खाद्य क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। तो ये जो है वो क्या है, जीवीए जो है वो हमेशा क्या होता है, समग्र, यहाँ क्या कह रहा है, अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के समग्र मूल्यों के योग को इनपुट कॉस्ट या रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए, इंटरनल कॉस्ट मतलब इंटरमीडिएटरी कॉस्ट जो मध्यवर्ती मूल्य है उस मध्यवर्ती मूल्य को घटा देते हैं। जीवीए में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट और इनपुट और इनकम का पता चलता है। इसे पता किया जाता है कौन से खास क्षेत्र, उद्योग या सेक्टर में कितना उत्पादन हुआ है। तो वही की वो जो जीडीपी था सेम वही की वही परिभाषा है। तो देश की सीमाओं के भीतर ही कह रहा है। तो जीवीए यहाँ पे दे रखा है आपको कि जीवीए इक्वल टू जीडीपी माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, यानी कि जीडीपी प्रोडक्ट जो उसमें से टैक्स को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, और सब्सिडी को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है। तो आपको यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो फॉर्मूला दे रखा है उस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी ऑलवेज ऑन मार्केट प्राइस, लेकिन जो जीवीए है दैट इज़ ऑलवेज ऑन फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उस पर निर्भर करता है। तो ये एफसी पे है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जीवीए जो है वो क्या है, वही का वही जीडीपी है, लेकिन जीडीपी किस पे होता है, बाजार मूल्य पे, लेकिन जीवीए जो है वो फैक्ट्री के मूल्य पे होता है। अब इसके बाद ये खास चीज़ें हो गई है। अब थोड़ा सा कुछ बचा है तो उसको देखें आप। निजी आय क्या होती है, तो वो आय जो एक व्यक्ति अर्न करता है। तो किसी आय के अंतर्गत किसी व्यक्ति को विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली समस्त आय को सम्मिलित किया जाता है। व्यक्तिगत आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से निगम कर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किए गए भुगतानों घटाते हैं और सरकारी हस्तांतरण भुगतानों, व्यापारिक हस्तांतरण और भुगतानों तथा सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ देते हैं। तो एक वर्ष के ड्यूरेशन में व्यक्ति जो कमाता है वो सारा का सारा कहाँ से कमाता है वो, तो देखिए राष्ट्रीय आय में से निगम कर तथा सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के लिए किए गए भुगतानों को घटाते हैं। तो सामाजिक या निगम कर या टैक्स है उनको घटा देते हैं और सामाजिक सुरक्षा के जो भी प्रावधान है उसको घटा देते हैं। तो उसके बाद जो भी हस्तांतरण हुआ है वो हस्तांतरण क्या हो गया, निजी आय हो गई। अगर ये निजी आय समझ में नहीं आई हो, क्योंकि यहाँ चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है इसलिए इसको शॉर्ट में ले रहे हैं, अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि किसी दिन वापस इस पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि बहुत लंबा हो गया, उसके बाद व्यय योग्य आय, तो व्यक्ति की जो भी निजी आय हुई है उसमें से कितना खर्च कर सकता है। अब कितना खर्च कर सकता है, आप कहेंगे पूरा खर्च कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग क्या होते हैं, टैक्स पेयर होते हैं। तो टैक्स को घटाने के बाद उसकी जो भी पर्सनल इनकम है उसमें से टैक्स को घटाने के बाद जो उसके पास बचेगा वही वो क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है। तो यहाँ करों का भुगतान करने के बाद शेष बची हुई आय व्यय योग्य आय कहलाती है। तो आय व्यय योग्य कहलाती है, मतलब जो बच गई है वही व्यय योग्य यानी डिस्पोजेबल खर्च करने योग्य आय है। और इसे वाईडी यानी डिस्पोजेबल इनकम, वाई यानी इनकम और डी यानी डिस्पोजेबल इनकम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसका फॉर्मूला दे दिया आपको कि व्यय योग्य आय कितनी होगी, तो ये जो उसकी व्यय योग्य आय है वाई डी कितनी होगी, इक्वस टू पी आई यानी पर्सनल इनकम माइनस प्रत्यक्ष कर। तो उसने जो भी इनकम टैक्स वगैरह दिया है वो डायरेक्ट टैक्सेस को घटाने के बाद उसकी क्या मिल जाएगी, व्यय योग्य आय। लास्ट वन इस प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो जितनी भी राष्ट्रीय आय है उसमें देश की कुल जनसंख्या का भाग दे दें। तो यहाँ फॉर्मूला लिख रखा है राष्ट्रीय आय डिवाइड बाई राष्ट्र की जनसंख्या, तो आपको क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम। तो यदि हम राष्ट्रीय आय को राष्ट्र की जनसंख्या से विभाजित कर दे यानी भाग दे दे किसका, जनसंख्या का कुल में, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ देखिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस, किस पे, मार्केट प्राइस। उसमें से अगर अपन डेप्रिसिएशन घटाए तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट जी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो ये क्या बन जाएगा, एनएनपी जो लिख रखा है, और मार्केट प्राइस रहेगी।
अब यहाँ पे लिख रखा है GNP एट मार्केट प्राइस, इसमें से क्या करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो विदेशों से जो भी आय है उसको घटा दें हम, तो नेशनल किस में ट्रांसफ़र होगा, डोमेस्टिक में, यानी सेकंड जो N है वो क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट GNP एट मार्केट प्राइस में से आप क्या कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स घटा रहे हैं, नेट यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये नेट टैक्सेज है वो आप घटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मार्केट प्राइस में से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा देते हैं तो क्या आ जाती है, फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद NNP एट मार्केट प्राइस, जो क्या दे रखा है, NNP एट मार्केट प्राइस, उसमें से नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाना है। तो यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा देंगे तो नेशनल जो था सेकंड N जो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, D में, और NNP एट मार्केट प्राइस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है किस में से घटाना है, NNP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स जाएगा तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट में। वैसे ही एक और कुछ फॉर्मूले हैं जो भी आप देख लें। लास्ट GDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट गया तो वो किस में ट्रांसफ़र हो गया, फैक्टर कॉस्ट में। वैसे ही GNP में से डेप्रिसिएशन घटाया तो G में से डेप्रिसिएशन घटा तो G ट्रांसफर इनटू N। वैसे नेक्स्ट NDP एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है, हमें घटाना है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे तो मार्केट प्राइस पे कन्वर्ट टू फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद GDP एट फैक्टर कॉस्ट में से आपने डेप्रिसिएशन घटाया तो G ट्रांसफर टू N। तो दोस्तों अवधारणा पूरी हो गई है। अब भी आपको अवधारणा से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो डाउट हमारे साथ अवश्य शेयर करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि हम आपकी समस्या का उचित समाधान दे सकें। हम काफ़ी दिन से रेगुलर आ रहे हैं तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आप घर बैठे अर्थव्यवस्था की फर्स्ट क्लास से यहाँ से ले सकते हैं। तो ध्यान रखें और तुरंत हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हो सके तो घंटी भी बजा दें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो सके।